जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। पाकिस्तान से हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अच्छी खबरों को इकट्ठा करें, लेकिन पाकिस्तान में मुख्तलिफ खदशात हैं। एक वो खदशा जो कि हमेशा से हमें रहा, और वह हमारा मशरक़ी बॉर्डर जहाँ पे हिंदुस्तान है, और उसमें कश्मीर को लेकर हमेशा लाइन ऑफ कंट्रोल पे इश्यूज़ रहे। पाकिस्तान ने उसको भी बड़ी बहादुरी से फेस किया, और उससे बड़ा ख़तरा जो पाकिस्तान को हमेशा से रहा है वो है पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी, जिसको किसी न किसी सूरत गैर मुल्की एजेंसियाँ, ख़ास तौर पर रॉ और दीगर मुल्की एजेंसियाँ सपोर्ट करती हैं। और वो सामना पाकिस्तान ने बड़ी बहादुरी से, पाकिस्तान की अवाम ने भी किया, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी किया। पिछले कुछ अरसे से हमने ये देखा है कि दहशत गर्दों की कार्रवाइयाँ जो हैं उसमें शदीद हद तक इजाफा हुआ है। जहाँ TTP ने अफ़गानिस्तान के करीब बॉर्डर एरियाज़ में अपने हमलों को बढ़ाया है, वहीं बलूचिस्तान में शिद्दत पसंद तंजीमों ने भी अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। लेकिन पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे, पाकिस्तान की फ़ौज और दीगर FC और दीगर इदारे जो हैं वो बड़ी बहादुरी से इन दहशत गर्दों का मुकाबला कर रहे हैं, और अपनी जानों का नजराना भी पेश कर रहे हैं। अगर हम ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की बात करते हैं तो बलूचिस्तान इसलिए इम्पॉर्टेंट है दुनिया भर के लिए क्योंकि जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है, जिससे दुनिया भर की इकॉनमी जुड़ी हुई है, उसमें रीढ़ की हड्डी का रोल प्ले करता है CPEC। और CPEC डिपेंडेंट है पूरे का पूरा बलूचिस्तान के ऊपर, और दुनिया भर के एजेंसीज फोकस किए हुए हैं बलूचिस्तान के ऊपर कि CPEC के इस प्रोजेक्ट को रोका जा सके, ताकि दुनिया की इकॉनमी जो कि डाइवर्ट हो रही है पाकिस्तान की तरफ, और उसमें चाइना का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उसको काउंटर किया जा सके। लेकिन दाद देनी पड़ेगी पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को। भले पिछली गवर्नमेंट की हम पॉलिसीज़ देखें, मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ देखें, कभी भी सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। बलूचिस्तान में बढ़ती कार्रवाइयाँ, लेकिन हमारे सिक्योरिटी इदारे उसका भरपूर दिफा कर रहे हैं। तो अभी हम दुआ गो हैं कि ये जो जितने भी दहशतगर्द हैं इनके ख़िलाफ़ का ऑपरेशन जो है वो शदीद हद तक कामयाब रहे और इसको कंट्रोल किया जा सके। तो बहुत सारी दुआएं हमारे पाक फ़ौज के जवानों के लिए जो पूरे अज़्म के साथ इन दहशतगर्दों का सामना किए हुए हैं। और अच्छी खबर ये भी है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस वक्त चाइना में मौजूद हैं। 4 रोज़ का उनका चीन का ये दौरा है, जिसमें उनके साथ वफ़द में वफाकी वज़रा भी शामिल हैं, और जहाँ ख़ास तौर पर बात होगी CPEC के हवाले से, बिकॉज़ CPEC ही पाकिस्तान की इकॉनमी में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और CPEC को लेकर दुनिया भर की जो नज़रें हैं वो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ पर, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी पर लगी हुई हैं। तो इस पर ख़ुसूसी तौर पर एक नशिस्त होगी चीन के सदर के साथ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की। सरमाई ओलंपिक्स 2022 की एक इफ्तिताई तकरीब में इन्वाइट किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, और वो इस वक्त मौजूद हैं चीन के अंदर। 4 रोज़ का दौरा होगा, तो हम ये तीनों दिन जब मैं आपके साथ इन कॉन्टैक्ट हूँगा वाया डायलॉग, तो हम अपडेट करते रहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर की एक्टिविटीज़ क्या रही और पाकिस्तान के क्या मुआहदात इसमें हुए। तो ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है हमारी खारजा पॉलिसी को लेकर भी। इस वजह ज़रा प्रोग्राम में शुरू में बात करेंगे क्योंकि आज को ख़ास अपडेट है नहीं। इमरान खान साहब ने आज इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की और एक इंस्टीट्यूट में उन्होंने ख़िताब भी किया। कल दीगर मुआहदात और एक्टिविटीज़ होंगी, उस पर तफसीली बात होगी। साथ ही हम बात करेंगे कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक ने एक हफ़्ते की महंगाई का जो आज डाटा पेश किया, उसमें बताया कि एक हफ़्ते में महंगाई की शरह में 1.35% इजाफा हुआ। साथ में उन्होंने बताया कि एवरेज जो महंगाई है उसमें इजाफा 21.46% हो गया। तो एक बहुत बड़ी नाकामी है, जैसे कि हम शुरू से कहते आए हैं, इस हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है महंगाई क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रही, अपोजिशन का क्या रोल होगा, और इस सब पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मेंबर प्रोविंशियल असम्बली सिंध खुर्रम शेर जमान साहब ने। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल साहब, राना साहब वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा सैयद कुमैल हैदर शाह साहब हैं। कुमैल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खुर्रम शेर जमान साहब, मैं ज़रा चाहूँगा एक कॉमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजिट है चाइना का, क्योंकि अभी आज उनका फर्स्ट डे था, तो इसको वो कंटिन्यू करेंगे, हम इस पे अपडेट लेते रहेंगे। एक बड़ी अच्छी बात है कि एक तो खारजा पॉलिसी को भी लेके, और दूसरा चाइना के साथ जो हमारे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उस पर 1-on-1 मुलाकात हो जाएगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की भी और चीन के प्रेसिडेंट की भी। ज़रा इस पर ज़रा चाहूँगा कमेंट कर दीजिएगा सर। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। देखें, ये एक तो बहुत ही ज़्यादा अहम इस वक्त विज़िट है ये प्राइम मिनिस्टर का, और जाहिर है कि ये पहले से ये प्री प्लान था। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो अगर आप देखेंगे वो तो जाहिर है कि उसको नंबर 1 पे आपके CPEC आएगा कि CPEC का जो सिलसिला है वो आगे और तेज़ रफ्तारी से चले। अगर कोई रुकावट है
जो इशूज़ बीच में आए हैं उनको फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। इसके साथ डेफिनेटली बहुत सारे MOUs भी साइन किए जाएंगे, नए एग्रीमेंट साइन किए जाएंगे। और ये बात हमेशा से ना हमें याद रखी जाए कि जो ताल्लुक़ पाकिस्तान का और चाइना का ताल्लुक़ है वो कोई आज का ताल्लुक़ नहीं है, बहुत पुराना ताल्लुक़ है। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह रिश्ता कायम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ एक चाइनीज़ गवर्नमेंट का हुआ है, पाकिस्तान के साथ मिलकर जो इक़दामात आगे उठाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के आगे की जो फ्यूचर प्लान्स हैं, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान का चाइना बना है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें अच्छी बात ये भी है कि जितनी हमारी पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें वो भी इसको सपोर्ट कर रही हैं, और हर कोई जो है इस बात के इंतज़ार में है कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो डेफिनेटली वो आके खुद ही अनाउंस करेंगे कि क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए हैं, क्या डिसीजंस हुए हैं। सो दूसरी चीज़ एक और ये भी है कि जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के हालात हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अफ़गानिस्तान के पीस से रिलेटेड भी जो है इसके ऊपर डेफिनेट डिस्कशन होगी, चाइना के साथ अफ़गानिस्तान की किस तरह मदद की जा सकती है, एक फाइनेंशियल जो हालात इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर चल रहे हैं। क्योंकि देखें, प्राइम मिनिस्टर इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करते हैं, ये वाहिद वज़ीर आज़म है, चाहे जैसे भी हालात मुल्क के अंदर हों, लेकिन दुनिया में जितने भी ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक हैं उनके इशूज़ को वो हाईलाइट करते हैं। कश्मीर को तो बिल्कुल उन्होंने किया, फ़लस्तीन आपके सामने वो करते रहे, उसके साथ साथ इंडिया में जो मुसलमानों के साथ होता रहा उसको हाईलाइट किया। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस तरह अफ़गानिस्तान के लिए प्राइम मिनिस्टर ने रोल प्ले किया है, तो मेरे ख्याल से सर एक चीज़ ऐड कर दीजिए, खुर्रम शेर ज़मान साहब, अफ़गानिस्तान का रोल, अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान का रोल, अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात हैं, लोगों का ख्याल ये कि इस पर पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करना चाहिए था गवर्नमेंट को, ताकि एक जामे लाएअमल तैयार किया जा सकता कि हाउ वी विल प्ले इट एंड हाउ वी विल टैकल इट। नहीं, बात आपकी ठीक है डेफिनेटली, लेकिन देखें कि यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने माहौल किस तरह का पैदा किया हुआ है। हम तो हमेशा से 2 कदम आगे बढ़ के, और हमेशा हमने ऑफ़र किया कि पहले एक डायलॉग हो जाए और उसमें मुशावरत भी कर ली जाए। लेकिन फिर भी मैं इस बात को समझता हूँ कि चाहे जितनी भी सियासी पार्टीज़ हों पाकिस्तान के अंदर, हमारे आपस के जितने इख्तलाफात हों, लेकिन जब भी इस तरह के फ़ॉरेन ट्रिप्स आते हैं तो हमने इस बात को देखा है कि जो बाकी पार्टियाँ होती हैं वो हमेशा इसी से उनकी भी ख्वाहिशात यही होती हैं कि पाकिस्तान को कोई जो ना एक अच्छा रिलेशन रहा है, कोई अच्छी डील्स हो जाएं, कोई अच्छे MOU साइन हो जाएं, जो पाकिस्तान के लिए हमेशा के लिए एक लॉन्गर रन के लिए भी जो है फ़ायदेमंद हो। बिल्कुल ठीक। तो हमने ऐसी चीज़ नोट नहीं की जो आई हो, बट आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ताला ये कामयाब विजिट होगा। ऑन ए पॉलिटिकल कंसेंसस अबाउट द करंट सिचुएशन, स्पेशली टेररिज्म, अफगानिस्तान और प्राइम मिनिस्टर के फॉरेन ट्रिप्स एंड फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान सर एज वेल। कुबैल हज़रत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सर बहुत ही पहले तो अफसोस हुआ जो टेररिज्म बलूचिस्तान में एक्टिविटी हुई, जिसपे हमारे पाकिस्तान के अफवाज के हमारे नौजवान और हमारे जो बहादुर अफसर थे आर्मी के, वो शहीद हुए। उनकी फैमिली के साथ अफसोस है, उनके साथ उनके लिए बहुत है। लेकिन ये हालात जो पाकिस्तान में पैदा किए गए हैं और जो पाकिस्तान के मुखालफत में हमारे जो बॉर्डर्स पे पैदा किए जा रहे हैं, उन पे बहुत बड़ा कंसर्न। और ये सारे माहौल क्यों पैदा जाता है जब हमारी फॉरेन पॉलिसी बड़ी वीक होती है। हम ये देख रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी पे कोई ऐसा इक़दाम नहीं हुआ, कोई ऐसी यहाँ तक कि जो सऊदी हमारा बड़ा सपोर्टर होता था, कभी वो भी पिछले हाल में आपने देखा हमें धमका रहा था। मलेशिया की कॉन्फ्रेंस आपके सामने जो वो हमारा उनमें क्या हमारा पाकिस्तान की क्या इज्जत बनी। तो ये जो सारा हमारी फॉरेन पॉलिसी इसी वजह से बनी है कि वो समझ रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट वीक है, फेडरल गवर्नमेंट का सर ये तो कुमैल हैदर साहब ये तो वो पॉइंट्स हो गए ना जो आपने बता दिए। मेरा सवाल स्पेसिफिकली पॉलिटिकल कंसेंसस के हवाले से, आपकी पार्टी अपोजिशन की एक पार्टी है वफाक के अंदर, तो आपने 3.5 साल में किस तरह के सजेशंस दी टू बिल्ड दिस कंसेंसस सर? हमने तो वही, मैं तो उसी पे आ रहा था ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि हमने हर बात सजेशंस दी। हमने जब यहाँ पे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स होने लगे, जब आपको याद होगा माकड़ आई थी, तो हमने माकड़ के लिए भी ये कहा, जब हमने फेडरल गवर्नमेंट को कहा है कि आए और हम बैठे, हम बात करते हैं, ये कहेंगे हम आपको एनआरओ नहीं दे रहे, अब हम आपके साथ हम नैब को पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे। हम सवाल ये करते हैं कि भाई आप एक पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ के जो हमारे साथ ये बहरानात हो रहे हैं, जो इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स है, उस पे आके बैठे, इस मुल्क से बात करें। इन मुल्कों ने
हमारी पहले भी हेल्प की हुई है, हम आपसे एक्सपीरियंस में ज्यादा हैं, नून लीग का एक्सपीरियंस में ज्यादा है, तो उस पे अभी आता है कि भाई हम एनआरओ नहीं करना चाहें। माहौल अपने नेशनल असेंबली का देखा हुआ है कि बिल्कुल ठीक। बजट में किस तरह बुक्स मारे जाते हैं, किस तरह अपोजिशन को दबाया जाता है, कि ये आपने कभी नहीं देखा होगा कि गवर्नमेंट हुलड़बाजी करेगी। बिल्कुल ठीक है। राणा साहब एक कमेंट सर, राणा साहब स्पेसिफिकली, क्योंकि मुझे याद है कि शहबाज शरीफ साहब ने इकोनॉमी पे तो कहा था कि आइए हम साथ मिलकर चलते हैं। मेरा स्पेसिफिकली सवाल, क्योंकि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी खदशात हैं और हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान के दीगर बॉर्डर एरियाज में भी हो रहे हैं। अब बतौर अपोजिशन जो एक रोल होना चाहिए था पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करने के लिए, स्पेसिफिकली ऑन दिस टॉपिक सर, उसमें अपोजिशन ने क्या रोल प्ले किया सर? देखिए, ऑपोजिशन तो हर लिहाज से जो है अवेलेबल थी, लेकिन मसला ये था कि जो वजीर आजम इमरान खान है वो इनकेपेबल है कंसेंसस डेवलप करने के लिए। वो इनकेपेबल है किसी को मैं आपको एफर्ट्स बताता हूं ना जी। नेशनल सिक्योरिटी की जो पार्लियामेंट में मीटिंग थी उसके अंदर ऑपोजिशन मौजूद थी। कौन मौजूद नहीं था? वजीर आजम इमरान खान। कोरोना की जब पहले शुरू हुआ कोरोना, तो जब स्पीकर साहब ने सब को बुलाया, उसके अंदर ऑपोजिशन मौजूद नहीं थी। कौन मौजूद थी? कौन मौजूद नहीं था? इमरान खान अपनी तकरीर करके चला गया। तो ये वजीर आजम इनकेपेबल है। ये नहीं, इसके होते हुए कोई कंसेंसस नहीं हो सकता। ऑपोजिशन तो चाहती है, ऑपोजिशन तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे भी चाहती थी कंसेंसस हो, लेकिन इनका अपना एजेंडा था, ये बातचीत नहीं करना चाहते थे। ऑपोजिशन जो है वो तो हर लिहाज से अवेलेबल थी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इमरान खान की जात का है। उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी कोएलिशन पार्टनर्स को इज्जत दे। वो तो बड़ी मजबूरी में किसी के कहने पे इनके साथ इकट्ठे हैं, वरना वो भी ना रहते। वो तो एक मजबूरी के तहत ये सारा सेटअप जो है वो चल रहा है। तो ये यहां देखें, जब आप असेंबली क्यों नहीं चलती? असेंबली आपको अहमद जवाद साहब ने बताया था कि यहां शाबाश दी जाती है बदतमीजी करने पे, शाबाश थापी दी जाती है कि जिसने ज्यादा बदतमीजी की उसको उतनी बड़ी थापी दी जाती है। तो इसलिए असेंबली भी नहीं चलती, क्योंकि उधर जब ऑपोजिशन तनकीद करती है तो वहां से गाली गलोच शुरू हो जाती है। अच्छा राणा साहब, एक छोटा सवाल इसमें, मैं आपको थोड़ी देर के लिए ना आपकी बात को अगर इंडोर्स कर लूं कि गवर्नमेंट नाकाम, इमरान खान साहब इनकेपेबल, नाअहल हो गए, तो 3.5 साल में अपोजिशन को तो टफ टाइम दे देना चाहिए था इमरान खान साहब को और पीटीआई को। बट पीटीआई को 3.5 साल में अपोजिशन की जानिब से कहीं रेजिस्टेंस का फेस नहीं करना पड़ी, ना फ्लोर के अंदर ना फ्लोर के बाहर। तो हाउ यू कैन जस्टिफाई कि वो इनकेपेबल हैं या पीटीआई जो है वो नाअहल हो गई? सर देखें, ये असेंबली तो चली नहीं, इन्होंने ऑर्डिनेंसेस से चलाई है। इन्होंने जितनी ऑर्डिनेंसेस ये लेके आए असेंबली से, तो ये भाग गए, भगोड़े असेंबली से। जब बिल पास करवाए सर, बिल भी पास करवाए और आप लोगों ने करवाया बिल भी पास, कई बिल तो आप लोगों ने मिलकर कराए। जब बिल हमारी देखें सेनेट के अंदर अटेंडेंस मुकम्मल थी, सवाए 3 अराकीन के, जिनकी जो वजूहात है सब जानते हैं। बाकी आप दूसरी जमातों से जरूर पूछें कि वो क्यों नहीं मौजूद थे। उसके अलावा जो 33 बिल उन्होंने नेशनल असेंबली से पास कराया, वो पूरी कौम ने तमाशा देखा, वो कि किस तरीके से असेंबली के सारे जो असूल थे, कवानीन थे, जो ट्रेडिशंस थे, उनको बुलडोज किया गया। ऐसे धड़ल्ले से अगर बिल जो ये पास करते हैं, वो तो एक जमहूरी रवायात को रोकते हुए इन्होंने किए। लेकिन देखिए, टफ टाइम नहीं दिया। टफ टाइम क्यों नहीं दिया? हर जिमनी इलेक्शन में जो पिछले साल में हुए, उसमें मेरे ख्याल से 14 हुए तो 12 हम जीते। इसी तरह ऑपोजिशन जीती। इसी तरह केपीके के अंदर ये घर से हार गए। क्यों नहीं टफ टाइम दिया? टफ टाइम इन्होंने असेंबली को तो छोड़ दिया, ऑर्डिनेंसेस के जरिए इन्होंने जो है हुकूमत चलाई है, एक के बाद दूसरी ऑर्डिनेंस। ये इनकेपेबल है कंसेंसस डेवलप करने के लिए। ये अच्छा, मैं इस पर रिस्पॉन्स करूं। खुर्रम शेर जमान साहब, सर दो चीजें हैं। एक तो पीपल्स पार्टी का कहना यह है कि आपको तो चाहिए था कि एक्सपीरियंस से फायदा उठाते पीटीआई, पीपल्स पार्टी की और नून लीग से। दूसरा, क्योंकि बड़ी अच्छी बात यह कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस हर इशू पे डेवलप होना चाहिए था, तो नेशनल सिक्योरिटी के इशू पे, फॉरेन अफेयर्स पे तो पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करना चाहिए। अगर अपोजिशन चाहती है कि पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप हो, तो गवर्नमेंट क्यों उनको साथ लेके नहीं चलना चाहती इतने अहम इशू पे? सर दो चीजें आपके लिए। नहीं पता ये क्या फरमा रहे हैं। ये कह रहे हैं नाअहल है, तो अगर नाअहल तरीके से अगर इतना ज़बरदस्त काम करते हैं तो नाअहल ही सही।
आप देखिए, मैं आपको कुछ थोड़ी बहुत एग्जांपल्स दे देता हूँ। ये जिस हुकूमत को नाअहल हुकूमत बता रहे हैं, उस हुकूमत का अभी जो GDP है वो 5.37 के ऊपर आ रहा है। उसके साथ साथ जो दुनिया के अंदर जब कोविड आया तो दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं वो तबाही की तरफ पहुँच गए, लेकिन पाकिस्तान की पूरी दुनिया में वज़ीर आज़म इमरान खान की तारीफ़ की गई कि उन्होंने कोविड का जिस तरीके से मुकाबला किया, पाकिस्तान को जिस तरह मुसीबत से निकाल के आगे तरक्की की तरफ लेके गया, वो आपके सामने है। उसके अलावा आप ये मुझे बताएं ना कि पाकिस्तान के इन नाअहल हुकूमत के जिस तरह ये फरमा रहे हैं, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट जो हैं वो आपके सामने के दुनिया की जितने भी सर्वेज हैं पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के बारे में क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान के जो करंट फिगर्स आपके सामने आ रहे हैं उसमें एक्सपोर्ट्स के बारे में क्या कहा जा रहा है। उसके साथ साथ आपके वज़ीर आज़म इमरान खान ने, इनके दौर में तो इनके अंदर दम नहीं था कि जिस वक्त कश्मीर के ऊपर जो है जुल्म किया जा रहा था तो आपके वज़ीर आज़म खड़े हुए, उन्होंने कश्मीर की कौज़ की आवाज़ उठाई। इंडिया में मुसलमानों पर जब जुल्म हो रहा था तो वज़ीर आज़म ने आवाज़ उठाई। इनके दौर में तो नहीं हुआ। उसके साथ साथ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे वो इनके दौर में भी किए जाते थे। कभी दम हुआ, इनके अंदर हिम्मत हुई कि कभी भी जो है ना आवाज़ उठाई जाए और उनको बताया जाए कि हमारे दिलों के कितने करीब बात है। तो देखें, अगर आप मेरे साथ बैठकर इन्होंने अगर मुकाबला करना है अमंग जरदारी, नवाज शरीफ एंड इमरान खान, तो मैं नहीं समझता हूँ कि मुझसे जीत सकेंगे। आज आपके सामने है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत की जाती है। इमरान खान के ऊपर 1 रुपए का भी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा हुआ है। आप मान सकते हैं क्या, खुद ही अपने गिरबान में झांक के बता सकते हैं कि आज नवाज शरीफ और जरदारी के लिए जब करप्शन के बारे में बात की जाती है तो क्या कहा जाता है? तो पाकिस्तान आज तरक्की की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में दुनिया भर में पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया जा रहा है। ये मुझे नहीं पता कि कौन सी नाअहल गवर्नमेंट को याद कर रहे हैं। ये अपना दौर भूल गए। इनके दौरों के अंदर क्या हाल था, कोई दूध की नहरें बह रही थी। सो हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को बहुत आगे निकाल दिया है। पाकिस्तान इससे और आगे जाएगा। मैं आपको बताऊं जो लेटेस्ट सर्वे है, सर मैं क्लोज कर रहा हूं मैं आपको बताऊं जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है ना रिगार्डिंग इन्फ्लेशन के ऊपर भी, उसमें पाकिस्तान में 67% लोग इस बात पे आमादा हैं कि ये इन्फ्लेशन पूरी दुनिया के अंदर जो आई है उसकी वजह से हमारे यहाँ भी हुई है। तो इन्होंने जो जितनी कोशिशें की टीवी पे बैठ के लोगों को पागल बनाने की, उसके अंदर ये कामयाब नहीं हुए। आप 2023 में भी देखना, आपको इस मुल्क का वजीर आज़म इमरान खान कमेंट कर देना सर प्लीज। अगर इमरान खान साहब करप्ट नहीं है तो मुख्तलिफ जो सर्वेज हुए हैं वो तो ये बात बता रहे हैं कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है। जब प्राइम मिनिस्टर करप्ट नहीं है तो करप्शन कैसे बढ़ गई सर? नहीं देखें ना, मुझे एक बात बताएं कि क्या करप्शन का खात्मा क्या आप समझते हैं कि 3 साल के अंदर हो जाएगा? आप मुझे बताएं कि ये जो बाकी सियासी जमातें 3-3, 4-4 बारियां अपनी लगा कर गए हैं, 40-50 साल से पाकिस्तान को रूल कर रहे थे, हमने तो कोशिश की उसको बेहतर करने के लिए, हमारा तो एजेंडा यही था। अब करप्ट लोग हैं कौन, यहाँ पे बिठाया हुआ किसने है, ये सारा डिपार्टमेंट जो बैठे हुए किसके बने हुए? तो लिहाजा ये ज़रूर आप देखें कि करप्शन कौन से सूबों में ज़्यादा आ रही है, उसको भी देखा जाए। हाँ, अगर बढ़ी भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी तारीफ़ करेंगे, उसका खात्मा होना चाहिए, उसमें आनी चाहिए। हम तो कभी करप्शन को बैठ के सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन करने वाले कौन लोग थे दुनिया के अंदर, किन के नाम रोशन है, किन के ऊपर नैब के केसेस चल रहे हैं, इन चीज़ों को ज़रूर देखा जाए। लिहाजा मैं आपको बता दूं कि इस वक्त आप जितने सर्विस करा लें वो प्राइम मिनिस्टर के फेवर के अंदर हैं, तहरीक इंसाफ के फेवर्स के अंदर है। ये बाई इलेक्शन जीत जाने का मतलब कभी ये नहीं है कि आपकी मकबूलियत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है खुरम साहब। ब्रेक के बाद बात करते हैं बढ़ती हुई महंगाई पर गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्या है। ब्रेक के बाद जी, वेलकम बैक। कुमैल हैदर साहब, आप एक लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं तो आपको मुबारक हो सर। महंगाई की शरह बढ़ गई है तो बड़ी आसानी होगी आपको अपने वोटर और सपोर्टर्स को इस हुकूमत को के खिलाफ मार्च में लेके आने में, और ये हुकूमत गिराने में भी शायद आपको आसानी हो जाए। सर महंगाई बढ़ रही है तो किस तरह आप महंगाई के लिए आवाम की आवाज़ बनेंगे सर? कुमैल साहब। देखिए सर, आवाम की आवाज़ हम बन चुके हैं। जैसे मैंने बताया कि लोग इनसे बहुत ज़्यादा तंग हैं, और आप ये अभी आप देखेंगे कि किस तरह लॉन्ग मार्च में लोग हमारे साथ निकल रहे हैं, इस्लामाबाद से हम किस तरह जा रहे हैं। और जो भी तरीका होगा वो एक जमहूरी तरीका होगा जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं हट सकती। और महंगाई ने इन अवाम की कमर तोड़ दी है, और सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक में नहीं। चले हम कहें तेल, जैसे एक गवर्नमेंट की स्टेटमेंट होती है भाई बिकॉज पूरी दुनिया में तेल महंगा हो गया है इसलिए हमने महंगा कर दिया, भाई बिजली महंगी हो रही है इसलिए हमने महंगी कर दी, भाई गैस जो है वो महंगी है। आप हर चीज देखें,
हर चीज, सब्जी से लेके यूरिया तक। अब जो हमारा मुल्क जिस चीज पे बेस्ड है वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर को आपका पूरा स्कैंडल्स पता लगे होंगे अभी कि कहाँ यूरिया जा रहा है, कहाँ उसको स्मगलिंग किया जा रहा है, कहाँ खाद को बेचा जा रहा है। सर मैं यही कह रहा हूँ कुमैल भाई, बहुत महंगाई है, आवाम तंग है इस महंगाई से, हुकूमत की परफॉर्मेंस से तंग है। रिजल्ट क्या होगा इस लॉन्ग मार्च का सर? अच्छा राणा साहब, ओवर टू यू सर। जहां पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च कर रही है वहां पीडीएम भी लॉन्ग मार्च की तरफ आ रही है, क्योंकि आप पीडीएम का हिस्सा है सर। ये दोनों मार्च का रिजल्ट क्या निकलेगा सर? क्या हुकूमत पे क्या असर इम्पैक्ट पड़ेगा इन मार्च का और एहतजाज का सर? देखिए, जब आप मार्च करते हैं या जलसे करते हैं या लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, तो ये पार्लिमानी जमहूरियत में ये आपका राइट होता है ऑपोजिशन का कि अवाम को आप अपना नैरेटिव बयान करें और उनसे अपील करें कि वो साथ दें और बाहर निकलें। तो ये एक कह लें कि ग्रास रूट लेवल पे मूवमेंट आप चलाते हैं, तो हम अपना राइट एनफोर्स कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि अवाम जो है वो भरपूर तरीके से साथ देगी। और साथ क्यों देगी? साथ इसलिए देगी क्योंकि पाकिस्तान में बदतरीन महंगाई है और दुनिया में जो economist.com है जिसको ये बड़ा कोट करते हैं, उसी ने 40 ममालिक की लिस्ट निकाली, उसमें पाकिस्तान में महंगाई की शरह तीसरे नंबर पे है। सर जीडीपी भी तो बढ़ी है ना सर, जीडीपी 5 पॉइंट से ऊपर होगी सर, 5.37 होगी तकरीबन। बड़ा इन्होंने जबरदस्त काम किया है कि इन्होंने बेस ईयर को रिवाइज किया है और जीडीपी को जो है वो 1.5% से जो है वो बढ़ा दिया है अकाउंटेंसी करके। अगर इसी तरह लोगों के हालात भी बेहतर ये कर सकते हैं तो इनको चाहिए कर दें। नहीं राणा साहब इस पॉइंट को क्लियर कर दें सर। बेस ईयर बढ़ाना कोई गलत बात तो नहीं है सर, इट्स अ रूल कि हर दफा बेस ईयर चेंज किया जाता है। नहीं, पहले क्या था, 3.9% की ग्रोथ, उसके ऊपर लोगों को सवालिया निशान था। जब इन्होंने बेस ईयर रिवाइज किया तो वही 3.9 जो है वो 5.4% होगी। तो इस तरह तो आपने एक ये अकाउंटेंसी हुई ना, एक आपने नंबर जो है वो आगे पीछे करके वो मैनेज कर लिया, तो आपने ज्यादा ग्रोथ शुरू कर दी। क्या पुराने बेस ईयर के मुताबिक वाकई 5.4% ग्रोथ है? नहीं, वो 3.9% है, उस पर भी सवालिया निशान है। क्या जो 1.5% बढ़ाया वो हकीकतन बड़ा पिछले बेस ईयर के मुताबिक नहीं बढ़ा? तो ये ऐसे कि जो है वो करप्शन जो है वो हमारी करप्ट तरीन हुकूमत नहीं है, वो तो नहीं होगी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आपको बता रहा है कि आपकी हुकूमत पिछले 10 सालों में करप्ट तरीन हुकूमत है और करप्शन की तो सतह सबसे ज्यादा बढ़ गई है। अब आप जो मर्जी नैरेटिव बयान करें, जो मर्जी गवाही दें, जो बंदा रिश्वत दे रहा है पाकिस्तानी अपना काम कराने के लिए किसी सरकारी महकमे में, वो कम तो नहीं हो जानी। हकायक तो यही है कि 40 अरब की खुर्द-बुर्द हुई कोरोना के फंड्स के अंदर। हकायक ये कि बहुत बड़ा शुगर स्कैंडल आया जिसमें अरबों रुपया किसी जो है वो माफियाज ने कमाया, आपने कमा के दिया। एलएनजी स्कैंडल आया, आपने फर्नेस ऑयल को जो है वो आपने प्रमोट किया, उसके माफियाज को आपने पाला। राणा साहब, लोग ये सवाल पूछते हैं ना कि अगर अपोजिशन इन सारे स्कैंडल्स पे टॉक शोज में बात करती है तो इनको कोर्ट्स में क्यों नहीं ले जाती, नैब के पास क्यों नहीं ले जाती, एफआईए के पास क्यों नहीं लेके जाती सर, ताकि अकाउंटेबिलिटी हो सके? देखें, ये तो नैब का काम है कि वो अकाउंटेबिलिटी करे, लेकिन वो कैसे करेगी जब नैब के चेयरमैन की नौकरी जो है वो पीटीआई ने दी हुई है ऑर्डिनेंस के जरिए, वो भी जमहूरी अमल के जरिए नहीं, उसको नौकरी पीटीआई ने दी हुई है जिसके ऊपर वो बैठा हुआ है। नहीं, वो तो आप लोगों ने लगाया था ना सर उसको। एफआई नहीं लगाया तो यार। रान साहब की आवाज ठीक और आवाज ड्रॉप हो रही। खुर्रम शेर जमान साहब, सर क्या आपको लगता है कि ये पीटीआई के लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है? 2 लॉन्ग मार्च है सर। देखिए, मुझे ना हंसी आती है जब लॉन्ग मार्च की बात होती है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये इस वक्त बेसिकली अपने वोटर्स के सामने शर्मिंदा हैं और ये जो इनकी लॉन्ग मार्च है ना, ये कंस्ट्रक्टिव लॉन्ग मार्च नहीं है, डिस्ट्रक्टिव लॉन्ग मार्च है। सबसे पहली बात यह है कि ये आपस में इनके डिवाइड है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम से अलग होती हो गई है और उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये एहसास है, जैसे कि पिछले दिनों में आपने देखा था, कुछ महीनों पहले जरदारी साहब ने फरमाया था कि नवाज शरीफ जो है वो कौमी चोर है या हारियों का चोर है और अगर हमने इसको माफ़ कर दिया तो अल्लाह भी हमें माफ़ नहीं करेगा। और वो बातें भी इनको याद आती हैं जो पीएमएलएन वाले हैं
कि जब शहबाज शरीफ ने फरमाया था कि हम जरदारी का पेट फाड़ कर लूटा हुआ करप्शन का पैसा निकालेंगे और लड़काना और पता नहीं लाहौर की सड़कों पे घसीटेंगे, तो सबसे पहली बात यह है कि ये खुद आपस में एक दूसरे के सामने शर्मिंदा है कि हमने तो एक दूसरे के बारे में जिस तरह एक दूसरे को एक्सपोज किया, तो आपस में डिवाइड बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ साथ गुजारिश ये है कि आपस, दूसरी बात ये कि डेस्परेट है ना, बहुत ज़्यादा डेस्परेशन इस वजह से ज़्यादा है कि ये पार्लियामेंट में फेल हो गए हैं, ये लेजिस्लेशन के अंदर फेल हो गए हैं, ये मिनी बजट के टाइम पे फेल हुआ है, ये बजट के टाइम पे पास जो है फेल हुआ है, ये सेनेट के अंदर फेल हुआ है। तो आवाम बेसिकली इस वक्त इन तमाम 18 सियासी जमातों का जो अचार है इनको फेलियर्स की नज़र से देख रही है कि सबसे पहले तो ये मुल्क की खिदमत करने में फेल हुए, 3-3 4-4 बारियां लेते रहे, अपने कारोबार को बढ़ाते रहे, दुनिया भर में अपनी जायदादें लेते रहे। वो मोहतरमा फरमाती थी कि मेरी जो है बाहर क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, हम भूले तो नहीं वो कैलबरी फ्रंट था, कौन सा फ्रंट था, वो तो बार बार याद दिलाते रहे। और साथ साथ वो जरदारी साहब का जो सरे महल है वो याद दिलाते रहे। लोगों को बहुत जरूरी है। खुर्रम साहब इस पे कमेंट करना चाह रहे हैं कुछ, लेकिन जरा एक चीज ऐड कर दीजिए, पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च कितना सक्सेसफुल हो सकता है सर पीपल्स पार्टी के लिए? सर जो मेरे भाई कह रहे हैं, नहीं खुर्रम साहब से कमेंट ले लूंगा, आता हूं आपके खुर्रम साहब जल्दी से। पैसा खर्च करेगी, पैसा देकर लेकर आएगी, तो ये कभी भी ये पैसा खर्च करके लोगों को जो लेकर आया जाता है ये कभी भी कामयाब नहीं होती। आपको याद है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो है रायवंड पे जाके जो है एक धरना दिया था, वो धरने आपको याद है जो इस्लामाबाद में धरने दिए थे, ये बैठ सकते हैं 126 दिन इस्लामाबाद साहब। सो आपके पास ना सबसे पहले जज्बा और जुनून होने की जरूरत है ऐसी तरीके चलाने के लिए। इन लोगों का 126 दिन नहीं, हम 320 दिन बैठ सकते हैं, बशर्ते ये कि जिन्होंने इनको खाना सर्व किया हमें भी खाना वो खिलाए। पहला तो ये, दूसरा ये सर कि किस बहाल में आप कह रहे हैं कि आप कामयाब हुए? बलदियाती इलेक्शन आप अपने प्रोविंस में हार रहे हैं, बाय इलेक्शन जितने हो रहे हैं आप हार रहे हैं, करप्शन की बातें, नैब की अगर नैब को इतना फ्री हैंड दें, कहाँ गया अलीम खान का केस? है आपके सामने था, अलीम खान का एक बड़ा केस था, जहांगीर तरीन का केस कहाँ गया? वो जो रेलवे मिनिस्टर थे साहब का, उनका वो केस कहाँ गया? तो अगर जो हुकूमती पार्टी है उस पे केस कुछ नहीं बन रहे, उस पे जो केस बन रहे हैं वो लोग बाहर भी घूम रहे हैं। वो जो इनका बड़ा मिनिस्टर था, बॉडी बिल्डर था, फेडरल मिनिस्टर, जिसपे वो रोड के स्कैंडल में नाम आया था, वो बाहर चला गया। वो जिसपे ये खबरें आती थी कि भाई वो जाके इस्राइल में मीटिंगें कर रहा है, वो कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ घूम रहे हैं? और हमारे अपोजिशन पे किसी पे कोई केस हो रहा है, अपोजिशन के नाम पे कोई जाली केस हो रहा है, तो बगैर तफ्तीश किए उसको उठाया जा रहा है। 2.5 साल खुर्शीद शाह साहब को अंदर रखा। कुमैल भाई आपके लॉन्ग मार्च में सर, लॉन्ग मार्च में जो पीपल्स पार्टी कर रही है, मैंने कहा पूरा जो मेरे बड़े भाई है खुर्रम भाई, जिन्होंने पूरा बताया, तो पूरा एक रिप्लाई, प्रॉपर रिप्लाई कर दूं। तो ये वो कहाँ गए केसेस? तो ये सरे महल कहाँ है? कोई सरे महल की कोई तस्वीर होगी, कोई इसका फोटो होगा सर, कोई इसमें जरदारी साहब वॉक कर रहे हैं, कोई स्विमिंग कर रहे होंगे, कोई बेडरूम होगा, कहाँ है वो सारी चीजें? बस आप पब्लिक इनको समझ गई है। अब आप इनकी रैलीज देखिएगा, आप ये कह रहे हैं हम डरा रहे हैं, जो मीडिया पे बैठ के अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकल आया मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, लोग इनके साथ पता नहीं क्या करेंगे सर। वो जो उन्होंने वादे किए थे ना कंटेनर पे चढ़ के, वो लोग भूल नहीं गए। बिल्कुल ठीक। आप हमारा लॉन्ग मार्च देखिएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन का आप मार्च देखिएगा जो 27 फरवरी से निकल रहा है, और आप उसमें शिद्दत लोगों का। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद जरा क्योंकि नून लीग है, नब की वापसी के हवाले से बातें हुई और उसके बाद एक मेडिकल रिपोर्ट आ गई कि उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो ट्रैवल कर सकें, जरा इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राणा एहसान साहब, एक तो नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेके हुकूमत भी बेताब है कि वो वापस उनको आना चाहिए, डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट आने की बजाय डॉक्टर की एक रिपोर्ट आ जाती है। सर इस पर एक कमेंट कर दीजिएगा। और दूसरा, पीडीएम का जो एहतजाज और लॉन्ग मार्च होगा वो कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है और उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा? सर क्या पीपल्स पार्टी अब अलग से करेगी, पीडीएम अलग से करेगी, दो अलग मार्च हो रहे होंगे? देखिए
जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके बारे में हमेशा से सारे पीएमएलएन के मेंबर्स ने यही कहा है कि उनकी जो सेहत है वो अव्वलीन है, और जब उनको सेहत इजाजत देगी वो जरूर वापस आ जाएगी। और जनरली स्पीकिंग जो पीएमएलएन के मेंबर्स हैं वो समझते हैं कि यहाँ उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी हो रही थी, और अगर उनकी सेहत खराब हुई थी तो उसमें भी पीटीआई हुकूमत का एक रोल था। और अब ये जो पूरा एक ये जो कीचड़ उछाला जा रहा है और एक लो लेवल की सियासत उनके सेहत के ऊपर की जा रही है, अगर हुकूमत को कोई एतराज है उन रिपोर्ट्स के ऊपर तो वो फोरम जो है वो हाई कोर्ट का फोरम है, जिन्होंने उनको बेल ग्रांट की। हुकूमत अपने एतराजात जो है वो वहां जरूर लेके जाए, लेकिन एक मीडिया के अंदर तमाशा जो है वो करना और कीचड़ उछालने का मकसद ये है कि वो डाइवर्ट करे जो असल मसाइल हैं। हर थोड़ी देर बाद ये हुकूमत को बुखार चढ़ता है और फिर बुखार उतर जाता है जब उनको पता चलता है वो कुछ नहीं कर सकते। और बुखार क्यों चढ़ता है? क्योंकि हुकूमत जो है वो अवाम की अटेंशन डाइवर्ट करे। लेकिन इनकी नॉलेज के लिए इनको पता होना चाहिए कि अवाम जो अगर उसकी जो भूख नंग है वो आपकी डाइवर्जन से खत्म नहीं होने वाली। जो गुर्बत है, जो अवाम जिसको सफर कर रही है इनकी नाअहलियों की वजह से, वो इनके कीचड़ उछालने से खत्म नहीं हो जानी। जो ये रटा लगा के पिछले 10 साल से चोर चोर का नारा लगा रहे हैं, इसको सुन सुन के अवाम थक गई है, कुछ साबित नहीं कर सके। बल्कि मैं समझता हूं कि इनकी अकाउंटेबिलिटी का असली चेहरा अवाम के सामने बेनकाब हो गया। ये खुद करप्ट तरीन हुकूमत निकल आए। तो अगर ये कुछ चाहते हैं तो ये अपनी कारकर्दगी के ऊपर बात करें, लोगों को बताएं कि कैसे बेहतरी आनी है। ये कीचड़ उछालना बंद करें, ये मेरा मुफ्त का मशवरा है इनके लिए, क्योंकि बातों से लोगों का पेट नहीं भरता, भरता तो भर चुका होता अब तक जितनी आप बातें करते हैं। जहां तक आपने कहा कि ये जो हमारा पीडीएम का जो मार्च है ये कैसा जाएगा और क्या, देखें हम अपना एक फर्ज अदा कर रहे हैं ऑपोजिशन का, जिसका मकसद ये होता है कि वो अवाम को जो है हुकूमती नाअहलियों के बारे में बताए और अपनी मूवमेंट करे। राना साहब इसी पे तो पीटीआई कहती है कि अपोजिशन में कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि पीटीआई वाले तो 126 दिन उन्होंने धरना दिया और जो मुतालबा पीटीआई का था उस वक्त 4 हल्के खोलने का, वो मुतालबा माना गया तभी धरना खत्म हुआ। गो उसमें एक सानिया पेशावर भी आ गया था, बट उनके मुतालबात माने गए। वो कहते हैं कि हम में वो करेज है कि हम जो मुतालबा रखते हैं उसको मनवाते हैं। तो अपोजिशन में कितनी करेज है सर? ऑपोजिशन में करेज भी है, कैपेसिटी भी है, ऑपोजिशन राइट में है। फर्क सिर्फ ये है कि वो किसी के उंगली उठने के इंतजार नहीं कर रही, वो किसी की बैसाखियां लेके नहीं चल रही, वो किसी डील या बिहाइंड द डोर्स कोई बातचीत में शामिल नहीं है। फर्क सिर्फ ये है, जब इनका 126 दिन का धरना था वो अवाम जानती है कौन करा रहा था, कौन सपोर्ट कर रहा था, कैसे हो रहा था। सब पूरी कौम जानती है कि ये हुकूमत में कैसे आए। ये कहते हैं 22 साल का स्ट्रगल, उंगली पकड़ के इनको बिठाया गया, इनके लिए रास्ता हमवार किया गया। आज भी जो है ये जिस दिन न्यूट्रलिटी हुई, ये हुकूमत का घंटे गुजारना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और ये आप किसी बच्चे से जाके पूछ ले जो रेडी चला रहा है या जो सड़क पे चल रहा है, उससे पूछे जाके तो वो बता देगा कि ये किस लिए हुकूमत पे बैठे और कैसे बैठे हुए। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपके एहतजाज से कुछ नहीं होना, क्योंकि जो हुकूमत को लाए वो जब चाहेंगे तब भेजेंगे। नहीं, अभी आपने कहा सर, अभी आपने ये बात, मैंने आपको ये कहा कि हम अपना फर्ज पूरा करेंगे और हम चाहते हैं कि न्यूट्रल ग्राउंड मिले। हम अपने फर्ज से नहीं हटेंगे, हम अपनी कोशिश काविश से पीछे नहीं हटेंगे। हम इस नाअहल हुकूमत को आखिर हद तक लेके जाएंगे कि इससे अवाम की जान छुटाएं। हमारी नीयत, हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा खुरम साहब, ये तो बड़े पुराज़म लगती है अपोजिशन इस मरतबा और कहती है कि इम्पैक्ट वो होंगे जो पिछले 3.5 साल के इनके एहतजाज और मार्च और जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया उससे मुख्तलिफ किस्म का इम्पैक्ट होगा सर। नहीं देखें, ये इन बेचारों पे मुझे रहम ही आता है। ये इन्होंने अपने 3-3.5 साल इसी सारे तमाशे के अंदर ज़ाया कर दिए, इन्होंने हासिल कुछ नहीं किया। लेकिन देखें, हम कम से कम एक्सपोज करने में तो कामयाब हुए। आपके सामने है ना, आप मुझे बताएं, हम तो शहबाज शरीफ साहब से पूछते हैं कि मकसूद चपड़ासी के बारे में बता दो कि भाई उसके अकाउंट में इतने पैसे कैसे आए। अब ये बड़ी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं कि भाई आपके अकाउंटेंट्स हैं, उनके अकाउंट्स के अंदर अरबों रुपए पड़े हुए हैं। आपके फैक्ट्री के मुलाजिम, हम उनके बारे में सवाल कर रहे हैं, आप इस पर क्यों नाराज़ होते हैं? मैं बैठे में बात कर रहे हैं, मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ इनकी। मेरा इनसे सवाल है ना कि इस सवाल के अंदर कोई हर्ज है?
इनसे पूछा जा रहा है कि बताएं ये अरबों रुपए किस तरह उनके अकाउंट में आए। अच्छा, फिर राणा उनसे साहब पूछा बताना जाता चाह है, रहे हैं शहबाज सर, शरीफ से राणा कहते हैं साहब बड़े बताना मियाँ चाह रहे हैं, बताएंगे। खुरम साहब। बड़े मियाँ से सवाल करते हैं कि बड़े मियाँ बताएं, तो बड़े मियाँ कहते हैं मेरे बच्चे जो हैं वो तो नेशनल ही नहीं है पाकिस्तान के, वो तो जवाबदेही नहीं है यहाँ पे। सो देखिए, गुजारिश आपसे ये है कि ये पैसा हमारा ज़ाती पैसा नहीं है, ये अवाम का पैसा है। पाकिस्तान इस वक्त बड़े मुश्किल हालात में गुजर रहा है। मुश्किल हालात में अगर गुजर रहा है तो उसका ज़िम्मेदार इमरान खान नहीं, उसका ज़िम्मेदार वो तमाम सियासी जमातें, वो लीडरान हैं जो इक़्तिदार के अंदर रही हैं। आप देखें इनका पास्ट कितना था, इनके पास कितनी जायदादी थी, कितनी दौलत थी। नवाज शरीफ साहब जब पहले आए थे, जब शायद फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस वक्त उनके पास क्या था। फिर उनकी पहली हुकूमत आई तो 18 फैक्ट्रियां उनकी बन गई। आज ये कहते हैं, जो राणा साहब कह रहे हैं साबित तो नहीं हो सकी सर, या तो साबित कर दी जाए। शहजाद अकबर साहब की जितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये है कि अदालतों के अंदर जी देखिए, ये जिम्मेदारियां अदालतों की जिम्मेदारी हैं, जजेस की जिम्मेदारी है। हमें अपनी अदालतों के ऊपर पूरा भरोसा है। नैब को हमने आज़ाद कर दिया। जिस नैब को ये एतराज़ करें, नैब भी इन्हीं की बनाई हुई है, ये अपॉइंटमेंट्स भी इनकी हैं। और मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जो PMLN ने पीपल्स पार्टी पे किए हैं, वो पीपल्स पार्टी ने PMLN पे किए हुए। उस दौर में उन केसेस को आगे लेके जा नहीं सके। अब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो इनको उसमें मौत आती है। तो देखिए, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। हम तो आवाम को याद दिलाते रहेंगे, उन तमाम फंड्स के बारे में भी बताते रहेंगे, मकसूद जो आपका चपड़ासी है उसके बारे में भी बताते रहेंगे। ये हमारा काम है। हम भी तो अपनी ऑपोजिशन का रोल प्ले करेंगे ना, जिस तरह आप कर रहे हैं हम भी उस तरह करते रहेंगे। सो मैं आपको एक बात बड़ा क्लियरली बता दूँ कि इनको जितनी लॉन्ग मार्च करनी है, शॉर्ट मार्च करनी है, करते रहें। इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इंशाअल्लाह ताला 5 साल पूरे करेंगे और 2023 में वापस ये वज़ीर आज़म बनेंगे। और ये पाकिस्तान ने अब आगे 23 में दोबारा इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे। खुरम साहब कह रहे हैं सर, मार्च के बाद ये आप बड़ी तो कोई बात में नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप ही होंगे और हम तीनों को बुलाइएगा आप। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मार्च के बाद प्राइम मिनिस्टर नहीं। और बाकी रही बात गवर्नमेंट की, वो कौन से वाले मार्च के बाद सर? पीपल्स पार्टी का मार्च के नून लीग का मार्च? नहीं सर, 2022 वाला मार्च। अब किसी का भी मार्च हो। नहीं, आप मंथ की बात कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं? मैं मंथ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक हो गया सर। ठीक सर, इसका मतलब है अपोजिशन या पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जो इम्पैक्टफुल होगा इस दफा, बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल होगा। और ये प्राइम मिनिस्टर साहब वैसे भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं होते, ऑफिस यूज नहीं करते, तो बिल्कुल भी नहीं। गुजारिश है खुरम साहब कुछ कह रहे हैं, अगर आप इजाजत दें। जी सर, खुरम साहब। जी सर, मेरी गुजारिश है कि ये हमारे पीपल्स पार्टी वाले दोस्त फरमा रहे हैं कि ये मार्च होगा, बहुत लंबा मार्च होगा। ज़रा एक छोटी सी एक सवाल का मेरा जवाब दे दें कि पीपल्स पार्टी सिंध में क्यों नहीं मार्च करती है? मतलब 14 साल इक़्तिदार में है। वाटर कमीशन कहता है कि 70% लोगों के पास जो पीने का पानी, इट इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बच्चों के पास स्कूलों में आज तक तालीम मैसर नहीं कर सके, हस्पतालों में इलाज नहीं दे सके। स्ट्रीट क्राइम के ये हालात हैं शहरों के अंदर कि आप अपने कानों को पकड़ लें, 78,640 स्ट्रीट क्राइम केसेस 2021 के अंदर सिर्फ कराची शहर के हैं। उसके अलावा कुत्तों का काटने का सिलसिला इतना बढ़ गया, कोई हिसाब नहीं। रेबीज़ की वैक्सीन नहीं है। थर के अंदर बच्चे जो हैं वो आज भी भूख से मर रहे हैं। लाड़काना के अंदर एड्स के केसेस इतने ज़्यादा हो गए कि दुनिया के अंदर अब किताबों में लिखा जा रहा है कि दुनिया के अंदर एक शहर है लाड़काना जहाँ पे ना एड्स के केसेस नंबर 1 के ऊपर आ गए। सो मेरा ये सवाल है कि गंदम जो है चूहे खा जाते हैं, अरबों रुपए की गंदम जो है गोदामों से गायब हो जाती है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है आपकी ज़कात के डिपार्टमेंट के ऊपर भी जो है वो रेगुलरली लिखती है। अरबों रुपए के आपके जो है ना फ्रॉड लिखे हुए ऑडिटर जनरल है। तो ये मार्च सूबे सिंध में क्यों नहीं चलाते हैं अपने खिलाफ? इनका कोई रिकॉर्ड नहीं। वो ऐसे तो हमारे पास भी हजारों बातें, वो करोड़ दरख्त कहाँ गए, वो 1 करोड़ नौकरियां कहाँ गई, वो 50 लाख घर कहाँ गए, वो मदीना रियासत कहाँ गई, वो मैं किसी फैमिली को 2 सीटें नहीं दूंगा, शाह महमूद कुरैशी की फैमिली भी वहां बैठी है, MQM को मैं जेल में डालूंगा, MQM पार्लियामेंट में बैठी हुई है, चौधरी परवेज इलाही सबसे बड़ा चोर है, वो स्पीकर लगा हुआ है। वो बातें भी कहाँ है? वो बातें भी हमारे सामने। मैं इनके साथ कभी पैक्ट नहीं करूंगा। वो भी हो रहा है बातों से भाई। मैं सिंध को तमाम बातों से मैं किसी MP MNA को पैसे नहीं दूंगा। और अब आप देखें कि वो PWD एक इदारा बना दिया है, 70-80 करोड़ उसमें आ रहे हैं पूरे सिंध में। वो बातें कहाँ है? मैं कभी करप्शन नहीं करूंगा। अब इतनी अगर आप बता रहे हैं कि भाई ये रेटिंग आई है, तो इस वक्त पाकिस्तान की करप्शन की रेटिंग क्या आई है वो मेरे खुरम भाई को पता होना चाहिए कि वो उल्टा पीपुल्स पार्टी बस उनकी रेटिंग, तो उसको भी फिर माने।
अच्छा, उस चीज को माने कि मेरे हाँ, पास आखिरी corruption 30 हुई है। सेकंड्स हैं। हाँ, इमरान खान कुमैल करप्शन कर रहा है। साहब, राना एहसान साहब जल्दी से प्लीज, टाइम खत्म हो रहा है ना। देखिए ये कह रहे हैं ना कि वो फलूदे वाला और फलाने वाले को वो टीटियां, तो वो जवाब हमने नैब को दे दिया और कुछ नहीं, उनको जब मिला तो उन्होंने बेल पे शहबाज शरीफ को रिहा कर दिया। लेकिन आपकी तो वो रिपोर्ट बन गई है ईसीपी में कि आप भी अपने मुलाजमीन के अकाउंट में पता नहीं अरबों करोड़ों रुपया आपने इस्तेमाल किया फॉरेन फंडिंग केस में, ममनुआ फंडिंग मिलाई। आपकी तो साबित हो गई है, सरकारी रिपोर्ट आ गई है। आपके तो मफरूजे हैं जिनके ऊपर आप बातें करते हैं, आप लोगों की तो चोरी कुछ भी पकड़ी नहीं गई साबित है। हुआ। अनफेयर होगा। खुरम साहब जल्दी से क्या कमेंट चीज कर रहे हैं, साबित 30 हुई है? सेकंड। खुरम साहब 30 ये सेकंड। अरे साबित देखें, हो गया कि ये आपने थोड़ी अकाउंट जो गलत है फहमी छुपाए, लोगों की दूर कर लें। ये आपने फॉरेन दर्जनों फंडिंग अकाउंट केस कोई छुपाए, हुकूमत 18 पाकिस्तान का पैसा नहीं था। ये लोगों ने दुनिया भर से हमें अकाउंट, पैसा दिया था। ये फॉरेन 18 फंडिंग अकाउंट आपने, और वो ये आप कोई नहीं अवाम का कहिए। पैसा, इदारा कोई है तो टैक्स कुछ पेयर्स कह का दे तो पैसा नहीं उनको था। धमका देते ये वो थे। पैसा था जो लोगों ने दुनिया भर से हमें दिया। हमने अपनी पार्टी पे खर्च किया। हमने तो हिसाब दे दिया। क्या पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी हिसाब दे सकती है इतना अपना? इनके तो गोले गंडे वाले और पता नहीं छाबड़ी वाले टाइम और ये खत्म हो गया। क्या नाम है, तीनों मौजूद मकसूद जमात का चपड़ासी, बहुत शुक्रिया। इसका हिसाब भी अपना दे ख्याल सकते हैं रखिएगा। ये। अल्लाह हाफिज।